एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो एक और क्वेश्चन लिया है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो इस क्वेश्चन से भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, इससे कुछ चीजें सिखाऊंगा, कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, ताकि जो कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है एग्जाम में वो आपको नहीं भी करना चाहिए। एग्जाम में देयर इज ओनली 3 आवर्स फॉर 65 क्वेश्चंस, नॉट 4 आवर्स, नॉट 5 आवर्स, है ना। तो वहां पे आपको टाइम बचाना आना चाहिए। तो जो चीजें नहीं रिक्वायर्ड है करने की वो नहीं करना है, जो रिक्वायर्ड है करने की वही करना। तो इस क्वेश्चन में वही सिखाने वाला हूं। आप पहले इसको ले लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। 100 हो। CC1 की वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब CC1 is at its ideal value, that is CC1 is tending to infinity, and for AC model it can be sorted without any effect, है ना। ये सॉर्ट कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन here CC2 is finite value, and due to this finite value it is due to this whole amplifier circuit is working as a high pass filter, and you have to find out the cutoff frequency of that high pass filter of this amplifier, cutoff frequency of this high pass filter। basically जो ओवरऑल जो एम्पलीफायर सर्किट बनी वो इस फाइनाइट वैल्यू ऑफ CC2 की वजह से एक हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रही है, और उसी की वजह से जो हाई पास फिल्टर की तरह ये बिहेव कर रही है, उस हाई पास फिल्टर की आपको 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है। और किस में बतानी है, ध्यान रखना जब आंसर पूछा जाता है, हर्ट्ज में बतानी है कि रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट देता है तुम्हें क्या, 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट गिव्स यू द रेडियन पर सेकेंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, नॉट इन हर्ट्ज, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ट्राई करिए, देखते हैं कितने लोग लगाते हैं। अब यहां पे ना मैंने बीटा दिया ना कुछ दिया, चलो मैं बीटा भी दे देता हूं। जिन लोगों को सॉल्व करना है मैं बीटा भी देता हूं। लेट्स से बीटा इज 100, लेट्स से VB एक्टिव, ये सब आपको एग्जाम में गिवन होगा 0.7 वोल्ट। लेट्स से KT अपॉन Q इज कितना, KT अपॉन Q इज 25 मिलीवोल्ट। लेट्स से ये सब कुछ गिवन है, ठीक है ना, ये सब कुछ गिवन है। अब देखो, आप कहोगे AC मॉडल ड्रॉ करने के लिए भाई साहब इनके क्या AC के पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। AC के मॉडल ड्रॉ करने के लिए तो AC के पैरामीटर्स निकालने के लिए पहले DC एनालिसिस करके ICQ निकालना पड़ेगा, उस ICQ पे हमें R पाई और GM फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर AC मॉडल ड्रॉ करेंगे और वहां से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। चलो मैंने R पाई और GM नहीं निकाला, अगर मैं DC एनालिसिस नहीं करता हूं तो आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ R पाई एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ GM। लेकिन मैं AC मॉडल तो ड्रॉ कर ही सकता हूं, AC मॉडल मैं ड्रॉ करता हूं, है ना। अब देखो क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इस कैपेसिटर की वजह से मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देखो क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ध्यान से हम देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सिंपली, ठीक है ना। अब देखो CC1 आइडियल वैल्यू था तो ये शॉर्टेड हो गया, ये शॉर्टेड नहीं होगा, DC सोर्स रिप्लेस हो गया क्या, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो अभी एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे और उसको जनरलाइज कर लेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। अब AC मॉडल अगर मैं ड्रॉ करता हूं, देखो ध्यान से, आप भी ड्रॉ करो इसका AC मॉडल, तो यही होगा। पहले बेस इमिटर कलेक्टर का टर्मिनल का कर देते हैं IB प्लस माइनस V पाई, दिस इज R पाई, है ना, और दिस इज GM V पाई, है ना। दिस इज इमिटर विच इज ग्राउंडेड, ये कलेक्टर है, यहां से करंट जा रही है IC। कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 2 किलो ओम। दिस कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में भी कलेक्टर से एक कनेक्टेड है कैपेसिटर CC2, कलेक्टर को एक्सटेंड किया, एक कनेक्ट किया CC2, है ना। और फिर CC2 के दूसरे एंड और ग्राउंड के बीच में 2 किलो ओम कनेक्टेड है, ठीक है ना, 2 किलो ओम कनेक्ट कर दिया, ठीक है सारा, और यहीं से ले रहे हैं आउटपुट V0, ठीक है ना। ये इतना इनपुट साइड में क्या आएगा, बेस और ग्राउंड के बीच में आएगा 215 किलो ओम। पिछले लेक्चर में देखा था इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से कैसे निकालते हैं, ये RS यहां बनाओ यहां बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बनेगा डायग्राम, ठीक है भाई साहब। अब हमें निकालना है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू दिस कपलिंग कैपेसिटर CC2 which whose value is given as 10 माइक्रोफैरड।
तो अगर इस कैपेसिटर की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इस कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना है वो हम फाइंड आउट कर लें। उससे इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट इनटू C आ जाएगा और उसी टाइम कांस्टेंट का 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट कर दें तो इस कैपेसिटर की वजह से जो एंगुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कितनी आएगी वो हमें पता चल जाएगी। और वो कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इस कैपेसिटर CC2 की वजह से ये किस फिल्टर की तरह काम कर रहा है, हाई पास, तो जो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इसी कैपेसिटर की वजह से बिहेव करता सिस्टम लो पास फिल्टर की तरह तो 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ही अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती लो पास फिल्टर की, तो 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब यानी कि इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस हमें क्या फाइंड करना है, नेट रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, हम अगर यहां से पूरे सिस्टम का जो हम बार बार देखते थे, हम जब भी आउटपुट रेजिस्टेंस देखना होता था तो हम सबसे पहले आउटपुट रेजिस्टेंस कहां से देखते थे, जो GM-V पाई वाला टर्मिनल है वहां से। इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में जितना नेट रेजिस्टेंस पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का दिखता था उसको निकाल के हम उसको हटा के उसकी जगह क्या लगा देते थे, R0 लगा देते थे। ठीक है ना, फिर हम R0 लगा देते थे, फिर आउटपुट रेजिस्टेंस पूछता था तो पीछे पैरेलल सीरीज बनाते जाते थे और आंसर आ जाता था। अब हमें कपलिंग कैपेसिटर CC2 के अक्रॉस क्या चाहिए, नेट रेजिस्टेंस ही तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों टर्मिनल के बीच में जहां GM-V पाई लगा, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का नेट आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं और फिर पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के यही R0 यहां कनेक्ट कर दूंगा इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में। फिर मुझे C के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा, वो मैं निकाल लूंगा और उसके बाद टाइम कांस्टेंट और फिर क्या आ जाएगा, आंसर। जैसे यहां इनपुट साइड में कपलिंग कैपेसिटर था तो पहले मैं इनपुट रेजिस्टेंस यहां से निकाला, फिर कपलिंग कैपेसिटर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाला और फिर आंसर निकाल दिया। सेम चीज यहां करनी है तो यहां आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालने आता है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखो R पाई और GM की वैल्यू मैंने क्यों कैलकुलेट नहीं करी, है ना। अब ध्यान से देखो, यहां से जब मैं देखता हूं कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में नेट थेनिन रेजिस्टेंस, जो GM-V पाई टर्मिनल से जब मैं नेट रेजिस्टेंस देखता हूं इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ सर्किट का नेट थेनिन रेजिस्टेंस तो कितना दिखता है, चाहे यहां RE लगा हो चाहे यहां RE 0 हो, दोनों केस में आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिखता था, R0 इनफाइनाइट। बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हूं, मैं कैलकुलेट करने वाला नहीं हूं। इन दोनों टर्मिनल के बीच में या इस कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेनिन रेजिस्टेंस कितना दिखता था, यहां अगर इंटर और ग्राउंड के बीच में RE हो चाहे ना हो, दोनों केस में कितना दिखता था, इनफाइनाइट दिखता था। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। तो GM की वैल्यू R पाई की वैल्यू कुछ कोई फर्क पड़ेगा, ये R0 तो इनफाइनाइट ही दिखेगा। तो जहां GM-V पाई जहां लगा उस टर्मिनल ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेनिन रेजिस्टेंस दैट इज आउटपुट रेजिस्टेंस R0 कितना दिखता है इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, ऑब्वियसली ये टर्मिनल और दूसरा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड होता है और यही ग्राउंड है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेनिन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिखता है, चाहे यहां RE प्रेजेंट हो, उस केस में भी देखा था, चाहे यहां RE क्या हो, 0 हो, इमिटर ग्राउंड से कनेक्ट हो, दोनों केस में इमिटर और ग्राउंड के बीच में चाहे RE लगा हो चाहे इमिटर और ग्राउंड के बीच में 0। तो यानी कि पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के मैं इस टर्मिनल और ग्राउंड, यही तो है, ग्राउंड के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, R0 और R0 है कितना, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में मैंने R0 कनेक्ट कर दिया एक तरह से देखो, एंड दिस R0 इज नथिंग बट इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है। फिर आगे की सर्किट बना दो, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है, ये 2 किलो, ये वाला 2 किलो है ना, यही तो है। ये दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का नेट रेजिस्टेंस R0 है। इन दोनों टर्मिनल, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में आगे 2 किलो ओम है। फिर क्या कनेक्टेड है, CC2 कनेक्टेड है। फिर यहां क्या कनेक्टेड है, 2 किलो ओम। अब देखो, हमें जब कैपेसिटर के क्रॉस, ये ध्यान रखना, बहुत लोग ये गलती करते हैं और बहुत ज्यादा ये लोग गलती करते हैं। अब R0 क्या है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिखा, R0 एंड विच R0 इज इंफिनिटी। तो मैं क्या कर दूं, इंफिनिटी को ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट कर दूं ये। तो पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के मैंने इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना रेजिस्टेंस लगा दिया, ओपन सर्किट, दैट इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। अब देखो, ये सर्किट आपकी बच गई इक्विवेलेंट, अगर आउटपुट साइड
साइड में देखोगे रेजिस्टेंस के फॉर्म में, क्योंकि हमें कैपेसिटर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैं नेट रेजिस्टेंस सर्किट का दो टर्मिनल के बीच में कितना देख पा रहा हूं, उससे पूरी सर्किट को हटाता जाऊंगा ताकि सर्किट में रेजिस्टेंस बचे, और उसके बाद कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, फिर टाइम कांस्टेंट निकाल लूंगा, फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा। यही मेरा पर्पस था। इसीलिए मैंने इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना वो देखा, उसी रेजिस्टेंस से पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के रिप्लेस कर दिया। अब रेजिस्टेंस बचे आउटपुट साइड में, अब मैं कैपेसिटर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। अब मुझे रेजिस्टेंस किसके, अब ये ओपन सर्किट है तो इसको हटा ही दो, ये सर्किट आपकी बच गई। ये अब कितने लोग दो पैरेलल दो कर देंगे और वहीं पे गलत करके चले आएंगे, मुंह बना के चले आएंगे, ठीक है ना। मुझे क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस देखना है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो टर्मिनल कौन से हैं, इन कैपेसिटर को हटाओ तो कैपेसिटर इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में तो कनेक्टेड है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है, वो होगा कैपेसिटर के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस से कैपेसिटर को मल्टीप्लाई करोगे तब वो होगा कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट। किसी भी दो टर्मिनल के बीच में नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना है, कैपेसिटर के जो दो टर्मिनल है उन टर्मिनल के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस जो आएगा आर इक्विवेलेंट, दैट आर इक्विवेलेंट इनटू सी विल बी द टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट कैपेसिटर एंड दैट विल गिव यू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट। ये ध्यान रखना। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में निकालना है, तो इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये 2 किलो ओम पैरेलल में कनेक्ट है क्या बेटा, बता दो थोड़ा। कितने लोग कह रहे हैं पैरेलल में, कितने होशियार चंद ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो पैरेलल में। ये देखो इन दोनों टर्मिनल, इस टर्मिनल से पहला कनेक्ट हुआ, इसका एक एंड, इसका दूसरा एंड क्या है, इसके इन दोनों रेजिस्टेंस के एक एंड कॉमन है इस टर्मिनल के रिस्पेक्ट में, और दूसरे एंड क्या है, अनकॉमन है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर मैं कोई सोर्स लगाऊंगा तो मान लो सोर्स का यहाँ प्लस एंड है, ये माइनस एंड, तो यहां से करंट निकलेगी, वही करंट इसमें भी फ्लो होगी, वही करंट इसमें, और माइनस एंड पे आके खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है, सीरीज में। अगर इस तरह से टर्मिनल होते, लेट से ऐसे, अगर जिन दोनों टर्मिनल के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना होता वो इस तरह से होते, तो इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, क्योंकि इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में ये भी लगा, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में ये भी। बताओ क्या 2 किलो ओम इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में लगे हैं क्या। एक 2 किलो ओम का एक एंड इस एक टर्मिनल से इसके कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा एंड कहीं और से कनेक्टेड है। इस 2 किलो ओम का एक एंड इसके एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा कहीं और। क्या ये इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में दोनों कनेक्टेड है क्या 2 किलो ओम। अगर ये 2 किलो ओम जिन दो टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होता, उन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में ये भी कनेक्ट होता, उन्हीं के बीच में, तब पैरेलल में होते। इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। यहां से अगर करंट निकलेगी और यहां पे जाके खत्म होगी, दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज के केस में क्या होता है, एक टर्मिनल कॉमन होता है, बाकी दो अनकॉमन होते हैं। तो देख लो, एक कॉमन है, बाकी दो अनकॉमन है। तो ये 2 किलो ओम क्या है, सीरीज में विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने दिखेगा पूरी सर्किट का, वो होता है आर इक्विवेलेंट, जो हमें चाहिए होता है टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए। तो कितना आ गया, 2 किलो ओम प्लस 2 4 किलो ओम। ये गलती बहुत लोग करते हैं, यहां देखने के बाद 2 पैरेलल 2 1 करके आ जाएंगे, मुंह बांधेंगे, आंसर गलत करके चले आएंगे, ठीक है ना। तो अब आ गया टाइम कांस्टेंट, टाउ कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट इंटू C1। टाइम कांस्टेंट को हम हमेशा सेकंड में निकालेंगे, ताकि जो आएगा आंसर रेडियन पर सेकंड है ना, फिर उसको हर्ट्ज में बदल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना है, 4 किलो ओम, तो दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। C कितना है, 10 माइक्रोफैराड, दैट इज 10 माइनस 5 फैराड, तो ये आ गया 0.04 क्या सेकंड। तो ओमेगा एल होगा, क्योंकि ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा, क्योंकि ये बिहेव करा रहा है हाई पास फिल्टर की तरह। तो हाई पास फिल्टर के केस में जो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट से आती है, वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, हमेशा याद रखना, 1 अपॉन टाउ। ये रेडियन पर सेकंड में आएगा, 1 अपॉन 0.04, दैट इज 25 रेडियन पर सेकंड। लेकिन आंसर पूछा है हर्ट्ज में, तो FL निकालना पड़ेगा 25 अपॉन 2 पाई। अब जितना भी आए ये 6 से डिवाइड होगा, ये 6 दशमलव कुछ से, तो ये 6 चौक को 24, ये जो भी आ रहा है आंसर कितने हर्ट्ज जाएगा, निकाल देते हैं आंसर निकाल देते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये आ रहा है 3.97 हर्ट्ज।
तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आई 3.97, यहाँ पे आंसर भरा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं से आर पाई और जीएम की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो जब भी आउटपुट साइड वाले कैपेसिटर की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है डीसी मॉडल से, सिंपली क्योंकि आर पाई और जीएम का कोई रोल ही नहीं आ रहा है। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट जो कर रहे हैं कैपेसिटर सी के अक्रॉस, उसमें आर पाई और जीएम कहीं नहीं आ रहा है। सीधे सीधे जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं का रोल आ रहा है, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आर इक्विवेलेंट सीधे फाइंड आउट कर ले रहे हैं हम सर्किट बना के, और आर इक्विवेलेंट ही हमें निकालना होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। किसके क्रॉस? कैपेसिटर के क्रॉस नेट आर इक्विवेलेंट निकाल लें तो टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट पता चल गया तो सीधे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आ जाती है। कोई दिक्कत है? अब अगर यही पूछता इस कैपेसिटर CC1 की वजह से पूछ रहा होता कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली देखो जब CC1 की वजह से मान लो यहाँ CC1 लगा होता, यहाँ CC1, तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जब हमें नेट रेजिस्टेंस चाहिए होता तो हम पहले यहां से RI डैश निकालते, फिर पूरे राइट जो RI डैश होता क्या होता, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस होता, तो पूरे राइट हाफ को हटा के यहाँ RI डैश कनेक्ट करते, और फिर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेते। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेते, और फिर वहां से R इक्विवेलेंट इनटू C से टाइम कांस्टेंट और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो RI डैश R पाई के फॉर्म में आएगा, ऑब्वियसली R पाई प्लस बीटा प्लस बना रही है R पाई, तो RI डैश जब आएगा तो इनपुट सर्किटरी में जब कैपेसिटर के क्रॉस हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वहां RI डैश में R पाई आ रहा है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे राइट हाफ को हटा के यहाँ RI डैश कनेक्ट करेंगे, और RI डैश इज फंक्शन ऑफ R पाई, और RI डैश पैरेलल RB, ये रेजिस्टेंसेस पिक्चर में आएंगे R इक्विवेलेंट निकालने के कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस। तो यहां पे R इक्विवेलेंट विल बी फंक्शन ऑफ R पाई, क्योंकि RI डैश इज फंक्शन ऑफ R पाई, तो और RI डैश का फंक्शन होगा R इक्विवेलेंट, तो RI डैश R पाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट R पाई का फंक्शन होगा। तो बिना R पाई निकाले आप इसके क्रॉस R इक्विवेलेंट एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, और R इक्विवेलेंट एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट इनटू CC1 नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, तो 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट करके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए इनपुट वाले साइड के कपलिंग कैपेसिटर की वजह से अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको डीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट किए बिना आप R पाई की वैल्यू नहीं बता सकते, तो R पाई की जरूरत पड़ेगी। GM की तो यहां भी नहीं पड़ेगी, लेकिन R पाई की पड़ेगी, और R पाई की वैल्यू बीटा VT अपॉन ICQ या VT अपॉन IBQ निकालने के लिए आपको डीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो इनपुट साइड में निकालने के लिए करनी पड़ेगी, लेकिन आउटपुट साइड के कैपेसिटर CC2 की वजह से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधे मॉडल ड्रॉ करो, और GMV पाई की तरफ से जब हम GMV पाई जहां पे लगा हुआ है उस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस देखते हैं, दैट इज नथिंग बट द थेवेनिन रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स ऑफ द लेफ्ट हाफ। ये R नॉट डैश क्या होता है? इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस, यही तो होता है, और इसी को कहते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। ये टर्मिनल और दूसरा रेफरेंस ग्राउंड। तो जब भी GMV पाई जहां कनेक्टेड है उस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस देखते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज R नॉट डैश। तो वो इंफिनिटी दिखता है, चाहे एमिटर और ग्राउंड के बीच में RE लगा हो, चाहे एमिटर और ग्राउंड के बीच में RE ना लगा हो, एमिटर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड हो, दोनों केस में इंफिनिटी दिखता है। तो पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के यहाँ इंफिनिटी रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद जो राइट हाफ में सर्किट बची वो रेजिस्टेंस वाली केवल सर्किट बची, उस सर्किट से हम कैपेसिटर CC2 के टर्मिनल पहले लेंगे, उन दोनों टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टिव सर्किट बची उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो कैपेसिटर के टर्मिनल्स के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, उस R इक्विवेलेंट इनटू C से मल्टीप्लाई करके टाइम कांस्टेंट उस कैपेसिटर का, और 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट से उस कैपेसिटर की वजह से जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो निकाल सकते हैं। और वो कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी? वो अपर भी हो सकती है, लोअर, डिपेंडिंग की वो हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करवा रहा है सिस्टम को, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। हाई पास फिल्टर की लोअर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर वो लो पास फिल्टर है तो उसकी अपर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगा। समझ में इतनी बात आई? तो आउटपुट साइड के निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं तो ये डायग्राम भी ड्रॉ नहीं करता अगर आउटपुट की वजह से निकालना होता, सीधे सीधे मैं दिमाग में अज्यूम कर लेता कि भैया ये आ जाएगा यहाँ पे 2,
है, और यहां से जब आउटपुट रेजिस्टेंस देखूंगा पूरे लेफ्ट हाफ का, ये वाला 2 निकल के यहां आ जाएगा जो यहां आया हुआ है, और यहां से पूरे आउटपुट का देखूंगा तो इन्फिनिटी देखेगा, यही सर्किट बच जाएगी 2 किलो ओम 2 किलो ओम इधर, और इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये कैसे कनेक्टेड है, ये देखो सीरीज में कनेक्टेड है। तो 2 + 2 4 इंटू CC1 हो गया टाइम कांस्टेंट, 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट से रेडियन में रेडियन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी आ गई, डिवाइड बाय 2 पाई का करके हमने क्या निकाल दिया, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी निकाल दी, ठीक है ना, हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी निकाल दी, है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन लेंगे जहां पे CC1 भी लगा होगा, CC2 भी लगा होगा, और दोनों ही फाइनाइट होंगे। अभी तक क्वेश्चन लिया एक क्वेश्चन जिसमें CC1 फाइनाइट, ये आइडियल वैल्यू पे, अभी CC2 फाइनाइट, CC1 आइडियल वैल्यू पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेंगे जिसमें दोनों ही फाइनाइट होंगे, तब देखेंगे सेकेंड ऑर्डर का हाई पास फिल्टर बनेगा, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी CC1 की वजह से 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस कैपेसिटर, एंड एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी CC2 की वजह से 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस कैपेसिटर। अब ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, तो मैंने बताया था इन दोनों की वजह से ये काम करता है हाई पास फिल्टर, तो ओवरऑल ये सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर बना, 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर के केस में, और ओवरऑल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फिर किसको कहेंगे, हाईएस्ट अमंग द सेट, तो वहां से हम निकालना सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इन दोनों की वैल्यूज फाइनाइट लेके एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद बेटा सीधे हम गेट में 1-2 क्वेश्चंस जो आए हुए हैं कपलिंग कैपेसिटर पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने की, वो कोशिश करेंगे डिस्कस। वैसे एक क्वेश्चन डिस्कस हो गए तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो देखते हैं जैसा मुझे लगेगा मैं क्वेश्चन लेके डिस्कशन करूंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।